कांग्रेगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्टर सर्वेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो हमारे बीच में हैं श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु जी का एक बार हृदय से स्वागत करेंगे अपने बीच में। प्रभु जी का जो एक फिजिकल एसोसिएशन है वो रेयरली ही अब प्राप्त हो रहा है, जब से जूम और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं एक्टिव हुई हैं, तो काफ़ी भाग्यशाली हैं हम यहाँ पे सभी जो जुड़े हैं। तो यार प्रभु जी का हृदय से हम स्वागत करेंगे बट लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूँ तो आप सब अवगत हैं प्रभु जी से और प्रभु जी के बारे में जानते हैं, प्रभु जी के बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये अवसर नहीं छोड़ूंगा और मैं प्रभु जी के बारे में यहाँ जो है कुछ कम शब्दों में, जिससे मैं ज़्यादा समय ना लूँ, यहाँ बताना चाहूँगा। यूँ तो आप प्रभु जी को जानते ही हैं। प्रभु जी की जो भौतिक शिक्षा है वो प्रभु जी ने इज IITian गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद प्रभु जी अभी इस्कॉन में बहुत सारे जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें देख रहे हैं। प्रभु जी इज द चेयरमैन ऑफ इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल। प्रभु जी इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ NIDC, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया डिवीजन काउंसिल, जो पूरे उत्तर भारत में जो प्रचार का कार्य सुपरवाइज करती है। प्रभु जी इज ऑल्सो जोनल सुपरवाइजर फॉर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल बिहार। प्रभु जी इज डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली। प्रभु जी इज फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन विलेज प्रीचिंग प्रोग्राम। प्रभु जी इज फाउंडर डायरेक्टर ऑफ उद्गार यूथ फेस्टिवल। और प्रभु जी अनेक, जितने भी अगर आप देखो, चाहे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो या अनेक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो, उसमें प्रभु जी का जो कंट्रीब्यूशन है उनसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कि जैसे कि उद्गार फेस्टिवल 2019 का, उसमें 15,000 से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया था, जो एंटी एडिक्शन प्रोग्राम था। उसके बाद 5,000 से ज़्यादा युवाओं ने वैष्णव अटायर में, धोती कुर्ता में जो है 2022 में भाग लिया, वो भी उसका श्रेय भी प्रभु जी को ही जाता है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ डिवोटी गैदरिंग, जिसमें 7,500 से ज़्यादा जो यूथ थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंटी एडिक्शन प्रोग्राम गोवर्धन में। और अभी भी कुछ ही अक्टूबर में भी एक और जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आने वाला है। तो और प्रभु जी का जो हम देखते हैं जिस प्रकार से प्रभु जी व्यस्त रहते हैं, और कांग्रेगेशन में खासकर हजारों की संख्या में जो भक्त हैं प्रभु जी से इंस्पायर्ड हैं और प्रभु जी जो है उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। और इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद प्रभु जी अभी आए हैं सिंगापुर से ही लौट के। हम देख रहे थे, प्रभु जी को फॉलो कर रहे थे चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल है प्रभु जी का, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो प्रभु जी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन इतने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए जो है एक पर्सनल एसोसिएशन देने के लिए समय निकालना और जो ट्रेनिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देंगे। एक बार दोबारा से दोनों हाथ उठा लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने सेल फोन्स उन्हें बिल्कुल स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सीनियर ग्रुप है यहाँ पे। तो कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। आपके सबके पास नोटबुक्स और टीचर हैंडबुक पहुंच चुका है। और आगे ओवर टू श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आपके स्क्रीन पर टॉपिक्स है। इसका एम और ऑब्जेक्टिव तो 9 घंटे में आपको 3 सेशन दिया जाएगा और हर सेशन 3 घंटे का होगा, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं विषय, तो इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए शुरू में हम लोग चर्चा करेंगे। टू इक्विप डिवोटीज with the skills and spiritual understanding needed to harmoniously resolve conflicts among devotees and leaders, fostering a culture of mutual appreciation and cooperation that supports both personal growth and collective progress of the ISKCON movement. तो जैसे विवाद, आपसी विवाद जो होता है, आपसी झगड़ा 2 भक्तों के बीच में और 2 लीडर्स के बीच में भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ता है कभी, है ना। बहुत आपसी विवाद और ये जो समय है कलयुग, कलयुग में कलह के लिए प्रसिद्ध है कलयुग, है ना। तो 2 टारगेट जो हमारे ऑडियंस है, एक तो लीडर है और एक साधारण डिवोटी, है ना। कुछ विवाद आप लीडर्स के बीच में होता है, एक लीडर दूसरे लीडर से लड़ाई करता है
आपसी मनमुटाव, कई बार हॉट वार होता है, कई बार कोल्ड वार होता है। कोल्ड वार मतलब क्या? बाहर से मुस्कुराएंगे देख के एक दूसरे के लिए, अंदर ही अंदर बहुत एक दूसरे के प्रति हृदय में बहुत दुर्भावना रहती है, हैं? तो बोलते कोल्ड वार, है ना? तो ये टॉपिक होगा, ये है ना, जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे ऊपर चर्चा हो रही है। कई बार कुछ बातें बताइए तो लोग सोचते हैं प्रभु जी हमारे ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि कई भक्तों के झगड़े मैं जानता हूँ आपसी झगड़े, है ना? तो आपको लगेगा कहीं प्रभु जी मेरी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं इसमें, हैं? तो ऐसा होता है, चर्चा कई बार होता भी है, लेकिन आपका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको केस स्टडीज के रूप में यूज किया जाएगा, है ना? बिना नाम लिए, पर आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि आपके बारे में चर्चा हो रही है। ऐसा भी हो सकता है ना? तो उसके लिए, क्योंकि आप देखो जितने शास्त्र हैं वैदिक शास्त्रों में केस स्टडीज लिया गया है कि नहीं? और आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में कई कैसे झगड़ा हो गया दो व्यक्ति में, हैं? जब पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे हैं, फोर्थ कैंटो में है ना, चतुर्थ स्कंद में बताया गया है कि जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ किस लिए किया जाता है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यज्ञ का फल भी मिलता है, तो आपको भी कुछ मिलेगा यज्ञ करने से। भगवान को तो मिलता ही है, लेकिन रिटर्न में हमको भी कुछ प्राप्त होता है जो यज्ञ करता है। तो पृथु महाराज जो है उन्होंने कितने यज्ञ किए? 99 यज्ञ तक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, 99 का चक्कर है ना? जैसे जैसे वो सेंचुरी के नज़दीक जा रहे थे, हैं? तो एक व्यक्ति थे जो बहुत परेशान थे, हैं? एक तरफ ये यज्ञ कर रहे हैं पृथु महाराज, ये सोच के कि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे उनकी खुशी के लिए, है ना? तो एक व्यक्ति का यज्ञ जो है दूसरे को क्या कर सकता है? परेशानी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो आप वो सोच रहे हैं कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, यज्ञ करना तो अच्छा काम है कि नहीं? पाप तो नहीं कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों को अच्छा काम अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इंद्र जो है वो क्या है? जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंद्र परेशान हो रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, उनके मन में ईर्ष्या आ रही है। क्या आ रही है? ईर्ष्या। क्योंकि उनको पता है क्या कि जैसे ही 100 नंबर हो जाएगा, 100 यज्ञ कंप्लीट होगा, तो पृथु महाराज क्या करेंगे? मेरा पोस्ट छीन लेंगे, है ना? क्या? पोस्ट छीन लेंगे। खतरा है। 100 यज्ञ होने के बाद अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए तो आप इंद्र बनने के अधिकारी हो जाते हैं,
हालांकि पृथ्वी महाराज जो है इस उद्देश्य से यज्ञ नहीं कर रहे हैं, उनका पर्पस नहीं है इंद्र का पोस्ट लेना, लेकिन फिर भी इंद्र के मन में क्या आ गया? इनसिक्योरिटी। इसको क्या कहते हैं? इनसिक्योरिटी। सोचिए, इतने महान व्यक्ति हैं इंद्र, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देवता हैं, देवताओं के राजा हैं। देवता लोग तो सत्वगुण में स्थित रहते हैं, लेकिन देवता होते हुए भी उनके मन में दुर्बलता आ गई, असुरक्षा का भाव, इनसिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? और फिर उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर ये सवा योग्य नहीं होने दूंगा। और फिर उन्होंने अपना सारा पावर यूज किया उस यज्ञ को रोकने के लिए। जब यज्ञ में जब घोड़ा छोड़ा गया, ये पंखा बंद कर देंगे, यज्ञ में जब घोड़ा छोड़ा गया तो उन्होंने घोड़े को चुरा लिया। देवता चोर बन गए। देखिए, देवता क्या बन गए? चोर। सोचिए, तो पृथ्वी महाराज को बहुत क्रोध आया, है ना। फिर पृथ्वी महाराज उनसे लड़ाई करने लगे, दोनों में युद्ध हो गया। तो पृथ्वी महाराज बोले कि मैं वध कर दूंगा इंद्र का, है ना। तो भगवान प्रकट हुए। भगवान आए, है ना, इंद्र को लेकर आए। घोड़ा चुरा के इंद्र छुप गए थे, तो भगवान इंद्र को लेकर आए। फिर उन्होंने पृथ्वी महाराज को कहा कि आपको स्वयज्ञ करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रसन्न हूं आपके 99 से। आपका उद्देश्य था मुझे प्रसन्न करना, मैं प्रसन्न हूं। इंद्र बेचारा दुखी है आपके 100 यज्ञ से, तो अब रहने दो, है ना। तो पृथ्वी महाराज ने भगवान की बात मान ली। फिर दोनों में सुलह हो गया। तो मैं यही बता रहा था कि कैसे आपस में झगड़ा होता है, युद्ध। तो इस पोस्ट पोजीशन, है ना, प्रतिष्ठा, तो वही टॉपिक है कि क्या कारण है भक्तों के बीच में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कई बार दो लीडर एक दूसरे के प्रति युद्ध की भावना रखते हैं, लड़ाई। आप में से कितने लोगों को एक्सपीरियंस है लड़ाई का, कि ऐसे झगड़े होते हैं, कोल्ड वार या हॉट वार, जो भी हो, सब लोगों को रहता है। और कितने लोगों को बहुत ज़्यादा लगा कि इतना ज़्यादा आपका मन इतना डिस्टर्ब हो गया उसके कारण, उस झगड़े के कारण, कि आपकी साधना, आपके
आपका माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा कभी ऐसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा। याद कीजिए कितने लोगों को, है ना। यस। तो उसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है ना। कई बार भक्त लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, है ना, छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ तक कि इस्कॉन भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है यहाँ पे बहुत झगड़ा है, आपसी विवाद में। तो पहले तो लोग आते हैं यहाँ पे तो उनको आनंद आता है, शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है ना। शुरू में जब हम आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है तो सब लोग उसको खिलौना देते हैं, है कि नहीं। कोई भी उसको गोद में उठा उठा के खिलाता है। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर क्या होता है, उससे एक्सपेक्टेशन, सबकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं करेगा तो फिर उसके प्रति दुर्भावनाएं होने लगती हैं। तो ये विषय है कैसे हम आपसी, आज समाज में बहुत कलह है। तो मैं बहुत गहराई में तो नहीं जाऊंगा, बट कुछ प्रिंसिपल्स जो हम समझ सकते हैं उस पर हम प्रयास करेंगे समझने का। समाज में इतने कलह है, देखिए कि लोग जो हैं वो, पहले भारत में कंबाइंड फैमिली हुआ करता था, है ना। आप में से कितने लोग कभी कंबाइंड फैमिली का आनंद लिए हैं? सब लोग लिए हैं। पिताजी हैं, दादा हैं, और दादा के 5 बेटे हैं, और फिर हर, है ना, 5 बेटे, उनके हर 5 के 5 और सबका विवाह हो गया, सबकी वाइफ और चिल्ड्रन, 25 लोग, एक ही चूल्हा। कंबाइंड फैमिली का एक ही क्राइटेरिया होता है, चूल्हा एक होना चाहिए। बाकी जो भी आप कीजिए, क्या चूल्हा एक होना चाहिए। अगर चूल्हा एक है तो मतलब कंबाइंड है ना। और जैसे ही आपका चूल्हा अलग हो गया, मेन पॉइंट ये होता है, अब देखिए हर चीज के पीछे विज्ञान है ना। तो चूल्हा से क्या रिलेशन, चूल्हा का क्या इंपॉर्टेंस है इतना। ऐसा नहीं हो सकता कि सबका चूल्हा अलग अलग फिर भी कंबाइंड फैमिली है। हाँ, खाते समय अच्छा। हाँ हाँ, मतलब बहुत कठिन है ना, सबका टेस्ट अलग है, सबका एक ही चीज़ बना, सबको खाना है। उसमें कुछ ऊंच नीच हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। तो कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जैसे जैसे समय, अभी कंबाइंड फैमिली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम। और फिर उसके बाद अब न्यूक्लियर फैमिली आ गया, है ना, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, है ना, और माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूक्लियर फैमिली। और अब वो भी नहीं हो पा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली भी टूट रहा है ना। अब
डाइवोर्स हो रहा है, हस्बैंड वाइफ भी साथ में नहीं रह सकते, है ना, झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों क्यों झगड़ा हो जाता है? क्या कारण है, कौन बताएंगे? चलिए आप लोग 1 मिनट टाइम दो, आपस में क्यों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है? इस पर नोटबुक में लिखना है, आपस में चर्चा करके डिस्कस कीजिए, और एक आदमी नोट करेगा, सब लोग सजेशन देंगे, कोई एक लीडर होगा आपके टेबल लीडर, हैं, ठीक है? इस बहाने आप लोग आपस में बात करेंगे ना कम से कम। तो होल आइडिया इज टू टॉक विथ ईच अदर। कोई बताना चाहेंगे, कोई ग्रुप? आपके टेबल पे माइक है क्या? माइक कोई ट्रांसफ़र करेगा? यस। आइडियली सबका नाम लिखा होना चाहिए, है? सबका नाम नहीं याद है। यस, अच्युत सखी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो ये है कि ईगो हाई रहता है, ईगो हाई रहता है कि अभी आप डिस्कशन बंद कर दीजिए, ओके? हो गया जितना था, अभी सब कवर हो जाएगा। आप जो भी लिखेंगे कोई ना कोई लिख बता देगा। यस, और माता जी बता रही कुछ। यस, ईगो हाई रहता है कि हम भी किसी से कम नहीं, ईगो हाई रहता है, ओके? और मुझे भी फ्रीडम चाहिए। मैं भी एक स्त्री हूँ, जो मैं मतलब मुझे जो लगता है प्रभु जी कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मैं भी पति के बराबरी हूँ, और जब रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो फिर होता है। और आशाएं बहुत हाई रहता है कि मुझे पति चाहता है कि पत्नी से मुझे ये चाहिए, और पत्नी चाहती है कि मुझे पति से ये चाहिए, या जॉइंट फैमिली से भी बहुत आशाएं रहती है। और अपना स्पेस चाहिए, वही रिस्पेक्ट हो गया। और इक्वल देखते हैं हम लोग, और सहन नहीं कर पाते उस चीज़ को कि जिम्मेदारी दोनों की बराबरी है। चाहे कोई जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल ये थी कि जॉब करते हैं, कि जॉब करते हैं तो हस्बैंड सोचता है कि मेरी वाइफ भी जॉब करे, मुझे भी पैसे दे, और वाइफ सोचती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड ही अकेले कमा रहे हैं और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, तो मैं भी अपना इनकम करके इसको पीछे हटाती हूँ, टक्कर लगाने की जो भावना रहती है। या बहुत अच्छा। कि मतलब हाँ, विचारों का मतभेद रहता है। जबकि एक गृहस्थ को सोचना चाहिए कि नहीं, घर में अगर एक स्त्री है तो उसकी भी इक्वल जिम्मेदारी है, और हस्बैंड जो बाहर जॉब करे उसकी भी इक्वल जिम्मेदारी है। तो उस चीज़ को लोग इक्वल नहीं समझते, नहीं समझते हैं? नहीं समझते। बच्चों की जिम्मेदारियों को अपना नहीं मानते हैं, हाँ। कि बच्चा कुछ भी हो जाए, मैं अपना मतलब अपने हस्बैंड से टक्कर लगा के ही रहूँगी। हाँ, माँ की जिम्मेदारी को नहीं समझते। कि क्यों ऐसा होता है? आपका जो कहना है पॉइंट है इनका कि मतलब पत्नी को ऐसा लगता है कि मतलब मैं भी पति की तरह पैसा कमाऊंगी, हैं, जॉब करूंगी। क्यों ऐसा लगता है? उस तो घर की जिम्मेदारी तो उठा ही रही है। मुझे आशाएं बहुत है ना। हाँ, हाँ, कि रिस्पेक्ट भी आजकल जो जैसे माहौल हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि मुझे भी हर जगह रिस्पेक्ट चाहिए, हाँ, और लोग भी वही सोचते हैं कि नहीं, ये जॉब कर रही है, ये अच्छी पढ़ी लिखी है, तो यही अच्छा रिस्पेक्ट कमाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो ये मेन पॉइंट है ना?
इस समाज में मेरा वैल्यू नहीं है ना? जैसे कोई पूछता है आप क्या करती हो, तो आप बोलोगे मैं गृहिणी हूँ, बस केवल चूल्हा चौका करती हो आप, है ना? माता जी को माइक दीजिए, माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रॉब्लम ये है कि समाज तो अलग चीज़ है, लेकिन परिवार में ही वैल्यू नहीं होती मेनली ना, तो ये एक वजह होती है। बहुत अच्छा पॉइंट। परिवार में भी वैल्यू नहीं होता है ना? अगर हम जो है वो हमको लगता है कि अगर हम कमाएंगे, पैसे लेके आएंगे, तो जैसे परिवार में लोग ऐसे सोचते हैं कि पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, पैसे कमा रही है, तो उसका ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मिलता है ना? ये पॉइंट है। तो इसलिए पत्नी भी चाहती है ना, कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, मैं भी जॉब करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सम्मान चाहिए सबको, है ना? क्या सम्मान चाहिए? सम्मान नहीं मिलता है, ये पॉइंट समझना है ना बहुत गहराई से। तो दोनों के, दो पति और पत्नी दोनों के बीच या फैमिली है, तो इसको ऐसे समझना है कि ऐसा कई केसेज होते, कई सिचुएशंस होती हैं। तो कई सिचुएशंस में जो है वो पत्नी डोमिनेट करती है, कई पति डोमिनेट करता है। कई सिचुएशन में ये भी देखा है कि पति बहुत सम्मान देता है ना? लेकिन अगर हल्का सा भी किसी दिन अगर उसने कुछ बोल दिया तो पत्नी को तुरंत लग जाता है ना? कई जगह ऐसा होता है कि पत्नी जो है वो पति जो है वो बुरा मान जाता है छोटी सी बात का। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, और सच्चाई ये है जो मैंने समझा है कि रियलिटी ये है कि हम लोग ट्रेंड नहीं है। जैसे अगर आप किसी के साथ रोज रह रहे हैं, है ना? अगर आप 4 महीने में या 5 महीने में एक बार मिलना है तो अच्छा है, चलो सम्मान बना रहता है। लेकिन अगर हम किसी के साथ रोज रह रहे हैं, उसके साथ डेली, तो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है ना? इट्स नॉट इजी, क्योंकि कुछ न कुछ गुण दोष एक दूसरे के दिखते हैं, कुछ न कुछ निकल जाएगा मुंह से कभी। हर चीज़ कैलकुलेट करके बोलना, हर चीज़ कैलकुलेट करके व्यवहार करना, और सबका अलग अलग नेचर है, स्वभाव है। हर चीज़ परफेक्ट होना हर समय, हर परिस्थिति में है, वो संभव नहीं है। चाहे कितना भी परफेक्ट व्यक्ति हो, परफेक्ट डिवोटी हो, हैं? हम सोचे कि हर समय हर क्षण वो बिल्कुल शुद्ध, उसके मुंह से फूल झड़े, ये संभव नहीं है। इसको कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। जब पति की ट्रेनिंग नहीं है ना, कैसे पत्नी से डील करना है। कुछ केसेज ऐसे होते हैं पति मिसबिहेव करता है। क्यों करता है? हैं? उसको ट्रेनिंग नहीं है ना? कई बार ट्रेनिंग भी अगर हो जाए तो भी मिसबिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव ऐसा है। उग्र स्वभाव, किसी का स्वभाव क्या होता है? उग्र होता है।
वो भी बहुत मायने रखता है। वो जानता है ये गलत है फिर भी कर बैठता है। क्यों? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रहम किम करिष्यसि। जिसका जैसा स्वभाव है वैसे ही वो एक्ट करेगा, है ना। से बंदर का स्वभाव क्या है? चंचल, एक सेकंड भी स्थिर नहीं बैठ सकता। बंदर अगर मेडिटेशन में चला जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? है? तो उसका वो स्वभाव है, उसी तरह से वो एक्ट करेगा। समझ में आया? आप कुछ भी कर लो, व्यक्ति का स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है। इसलिए वैदिक कल्चर में जब मैरिज होता था तो स्वभाव को बहुत वैल्यू दिया। इसका कैसा स्वभाव है, उसको स्वभाव को देखते हुए मैरिज होना चाहिए। तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, हमें समझना चाहिए कि इसका स्वभाव ऐसा है तो उसको उसी हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। अपने दो चीज़ होता है, या तो हम उसके व्यवहार को चेंज करें। जनरली टेंडेंसी क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को हम चेंज करना है, अपना नहीं। लेकिन उसके चेंज होने का एक लिमिट है, इससे ज़्यादा वो चेंज नहीं हो पाएगा सामने वाला व्यक्ति। तो उससे आगे अगर हमको कुछ करना है तो अब फिर हमें ही चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। और एडजस्ट करके, इसको कहते हैं क्या? एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। समझ में आया? थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा हम एडजस्ट करें, और किसी तरह से एक लाइफ तो निकाल ही दें। जैसे भी हो, परफेक्ट कुछ नहीं होता है इस संसार में, है ना। कुछ डिफरेंसेज आएगा ही, कुछ समस्याएं रहेंगी, है ना। तो इसलिए हमको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट करना ही ये रिलेशनशिप है। एडजस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो एक ये एस्पेक्ट है एडजस्ट करना, है ना। कोई लिखेगा कहीं, समवन हैज़ टू राइट डाउन, होना चाहिए था वो चार्ट होना चाहिए था जिस पे लिखा जाए, है ना। कभी कभी हमें एडजस्ट करना पड़ता है आपस में, टॉलरेट इसको कहते हैं क्या। कुछ हम भी अपना व्यवहार चेंज करें, कुछ सामने वाला करे। तो ये तो एक पॉइंट होगा कि, और दूसरा है ट्रेनिंग। क्या? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? सबसे पहले तो लोग, एजुकेशन, ज्ञान नहीं है लोगों को, कुछ आइडिया है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं। किस चीज का? रिलेशनशिप का। मैं ये समझाना चाहता हूं कि रिलेशनशिप क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके क्या फायदे हैं। पीपुल हैव नो आइडिया कितना वैल्यू है रिलेशनशिप, कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। रिलेशनशिप की क्या जरूरत है ना। दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, इसलिए दे डोंट वैल्यू। ठीक है, तुरंत
छोटी बात पे टूट गया, है ना। अगर आप ऑफिस जाएंगे, आपका बॉस डांटेगा, तो क्या आप कंपनी से डाइवोर्स ले लेंगे? हैं? छोड़ देंगे कंपनी? नहीं। अगर घर में है आए और अगर पत्नी डांट दी तो क्या करेंगे? तुरंत ईगो पे ले जाते हैं ना, ऐसा और नो। क्यों? बॉस ने डांटा तो क्यों नहीं ईगो पे ले गए? ईगो पे ले गए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, क्या करे, बॉस है। किसी तरह से हम उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, सहन करते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है और पैसे का वैल्यू जानते हैं हम लोग, है कि नहीं। लेकिन अगर पत्नी डांट दे तो नहीं टॉलरेट। क्यों? क्योंकि पत्नी का वैल्यू नहीं जानती, है ना। अगर हमें पता होता कि इसका रिलेशन का क्या वैल्यू है, इसका क्या रोल है मेरी लाइफ में, कितनी समस्याएं आ सकती है मेरे जीवन में अगर मेरा डाइवोर्स हो गया तो, कॉन्सिक्वेंसेज जिसको बोलते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज, केवल मेरी लाइफ में नहीं, सामाजिक ढांचा जो है कितना, उससे आने वाले जनरेशन्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, समाज में क्या संदेश जाएगा, है ना। ये सारे परिणाम, इसके ऊपर विचार ज्ञान ही नहीं, जानते ही नहीं हैं लोग। कैसे बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं एक दूसरे से जुड़ी। एक चीज़ अगर टूटेगा तो उससे कई सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। पूरा पारिवारिक जीवन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट जाएगा। एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना। तो उसका ज्ञान नहीं है लोगों को, इसलिए छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना। सोचते हैं क्या ज़रूरत है इतना, मैं आपका क्यों सुनूंगा, वाई शुड आई टॉलरेट, है कि नहीं। तो एक तो ये ज्ञान कि कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप, क्यों जरूरी है रिलेशनशिप, है ना। तभी तो हम कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे। नहीं तो जब रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है अच्छा रिलेशनशिप, है। वाई डू वी नीड गुड रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के समाज में, लोगों को पता नहीं है। उनके लिए रिलेशनशिप इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट थिंग। पत्नी खाना बनाती थी, अभी तो खाना बनाती नहीं है, तो जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, पत्नी की जरूरत नहीं है कि नहीं। और वैसे पत्नी रहती भी है तो खाना बनाती नहीं है, वो बिजी रहती है, वो है? तो लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है इतना कॉम्प्लिकेट करने का लाइफ, अपना पैसा फेंको और खाना मंगाओ, है ना। मैं सिंगापुर में था, वहाँ बता रहे थे 80% लोग घर में किचन नहीं है, किचन है ही नहीं। होटल जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं या ऑर्डर कर लेते हैं, और फ्रिज है उसमें रख देते हैं, 2-3 दिन तक रहता है, अपना खाते रहते हैं। इंस्टेंट फूड या तो क्या जरूरत है पत्नी का, है। और
तो ये कई बार लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, कि क्या ज़रूरत है रिलेशनशिप का। और इंद्रिय तृप्ति चाहिए तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ठीक है, उसके लिए भी ऑल लिव इन रिलेशनशिप आ गया है कि नहीं। मैरिज पत्नी पति का कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में रहिए जब मन में आए चेंज कर दीजिए, है कि नहीं। लेकिन उसमें भी ज़्यादा नुकसान है, पत्नी का ज़्यादा नुकसान है उसमें भी स्त्री का, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आई डोंट नो अबाउट आउटसाइड। इंडिया में तो बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी बहुत सारे केसेज आ रहे हैं कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, बहुत सारे केस आ रहे हैं, है ना। एक स्त्री ने केस कर दिया अपने लिव इन पार्टनर के ऊपर कि उसने मैंने उसके लिए घर छोड़ा, पति को छोड़ा, अब उसने मुझे छोड़ दिया, है ना। पहले बोला मैं विवाह करूंगा, किया नहीं मेरे से विवाह, है। इसी तरह के बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप आ गया, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इमोशनल ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, जब मन में आया टूट जाता है, तो ये एक अलग समस्या है। और फिर वहाँ पे जो है वो एक बड़ी समस्या जो बढ़ रही है अकेलापन की, लोनलीनेस। क्योंकि आपके लिए देखने को तो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन कोई आपका अपना नहीं होगा। तो इट्स वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आने वाले समय में समस्या ये है कि अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में निकल के आएगी। तो ये सब कंसिक्वेंस क्या हैं कुछ पता नहीं है। देखा जाए तो रिलेशनशिप इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का आनंद चाहते हो जीवन में, है ना। इसलिए आप देखिए समाज में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। मेंटल प्रॉब्लम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्राइम भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण यही है, स्ट्रेस। बिकॉज लोगों को ट्रेनिंग नहीं है इस एरिया में, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे डीलिंग करना चाहिए। कोई किसी से कुछ भी बोल देता है, बक दिया, कुछ भी बोल दिया, है ना। और उसका सामने वाले व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा वो नहीं सोचता है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है उसके लिए। इसलिए हर व्यक्ति जो है अकेला महसूस करता है। कैसे हम किसी की बात को सुने, कोई कुछ अपना हार्ट शेयर किसी से कर ही नहीं सकता ऐसे समाज में, है ना। वो उसको पता नहीं है, उसको किसी ने हार्ट शेयर किया, उसने पूरी दुनिया में फैला दिया। उसको पता ही नहीं है कि इसने अपना हार्ट शेयर किया तो कितने विश्वास से किया, कितने कॉन्फिडेंस से किया। उसको मैंने वचन दिया कि हमने कहीं पे नहीं बताएंगे, तो उसको कहीं नहीं बताना है कि नहीं। ये वैल्यू सिस्टम जो नहीं है रहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दिया कि नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, वचन दिया पर भूल गया। तो इसके कारण ये सब ट्रेनिंग, इसलिए एजुकेशन और ट्रेनिंग, रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट। अगर मान लीजिए मैं आपको एक ब्रीफकेस पकड़ा हूँ जो 100 kg का ब्रीफकेस है, और बोलूँ कि इसको उठा के लेके ऊपर जाना है 5वीं मंजिल पर, तो आप क्या बोलोगे? उनको दे दो, वो प्रभु जी, है ना। लेकिन मैं बताऊं कि इसमें 100 kg सोना है। क्या? 100 kg सोना है। फिर क्या करेंगे?
प्रभु जी छोड़ दीजिए, हम लेके चले जाएंगे। आपको हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हेल्प की क्या जरूरत है? क्या डिफरेंस हुआ है? वैल्यू। उसी भले कितना भी लोड आएगा, खींच के जैसे तैसे, आप चिंता मत करिए, हम लेके चले जाएंगे प्रभु जी, आप टेंशन मत। जैसे ही बताया कि इसमें 100 केजी सोना है और सब आपका हो जाएगा, 1 केजी सोना 74 लाख का है, तो ये 74 करोड़ है ये। तो प्रभु जी आप मतलब आप लेके चले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अरे प्रभु जी आप टेंशन मत लो, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। कैसे चढ़ाएंगे? कैसे चढ़ाओगे आप? 5वीं मंजिल है। अरे प्रभु जी हम सब चढ़ा देंगे आप। नहीं, आइडिया कहाँ से? सब आइडिया आने लगेगा अपने आप, आइडिया भी निकल जाएगा कैसे चढ़ाना है, निकलेगा ना। कैसे दिमाग चलने लगता है, कैसे? समझ में आ रहा है? भारी भी है, फिर भी नहीं, भारी कहाँ है, बहुत हल्का है, तुरंत हल्का हो गया, ब्रीफकेस हो गया ना। कैसे हैं? वैल्यू। हालांकि पेन होगा, आपको उठाएंगे लेके जाएंगे, दिक्कत भी होगा, होगा ना, उठा उठा के लेके जाना दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आप उस दिक्कत को क्या करेंगे? सहेंगे, टॉलरेट करेंगे, उसको उठाएंगे। अगर क्या आपको उसका वैल्यू पता है, इसलिए वैल्यू जानना बहुत जरूरी है।